बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव बेलापुर में रघु अपनी पत्नी कामिनी और बूढ़े पिता और 10 साल के बेटे रवि के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसकी माँ का बचपन में ही निधन हो गया था और परिवार की सारी जिम्मेदारी रघु के कंधों पर थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह खेती करके अपने परिवार का मुश्किल से गुजर बसर कर रहा था। एक सुबह रघु के पिता अचानक से बहुत बीमार हो जाते हैं। रघु के पास इलाज के लिए इतने पैसे तो थे नहीं, तो उसको अपनी जमीन मजबूरन बेचनी पड़ती है। लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, उसके पिता की भी मृत्यु हो जाती है और जो थोड़ी बहुत जमीन थी उसके बिक जाने से रघु की स्थिति पहले से भी खराब हो गई थी। उनका जीवन बुरी तरह परेशानियों से भर जाता है, इसलिए वे दोनों मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना जीवन गुजार रहे थे। रघु जमींदार के खेतों में दिन भर मेहनत करता, वहीं कामिनी सेठ किशोर लाल के घर में साफ सफाई का काम करती थीं। अजी सर्दी बहुत नजदीक आ चुकी है और हमारे पास सर्दियों में ओढ़ने पहनने और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कहती हो, हमें कुछ करना होगा। आखिरकार सर्दियों का मौसम आ चुका था। यूं तो हमेशा ठंडी के समय -2-4 डिग्री तापमान रहता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ही ज्यादा गिर गया था, जिससे ठंड और कोहरा बहुत जोरों से अपना कहर बरसा रहे थे। इस वजह से बेलापुर गांव के लोग ज्यादा ठंडी के कारण डरे हुए थे। दिन हो या रात, लोग ठंडी के कारण बहुत परेशान थे। हे ऊपर वाले, यह कैसी लीला है आपकी देख रही हो कामिनी? इस साल कितनी ज्यादा ठंडी पड़ रही है। इतनी कड़ी ठंडी में काम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही पैर ठंडी के मारे सुन्न पड़ने लगते हैं। इतनी ज्यादा ठंडी में तो घर से बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा। ना जाने इस साल की ठंडी कैसे कटेगी। ठीक है कामिनी, अब मैं काम पर चलता हूँ, नहीं तो जमींदार गुस्सा करेगा। ठीक है जी, सर्दी में अपना ध्यान रखिएगा। बेटा, तेरे पापा भी काम पर चले गए हैं और अब मैं भी चलती हूँ। तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना, बाहर मत निकलना, बहुत ठंड है और मैंने खाना बनाकर रख दिया है, तुम टाइम पर खा लेना। ठीक है माँ, मैं खा लूंगा, तुम टाइम पर घर आ जाना। इतना कहकर कामिनी वहां से काम के लिए निकल पड़ी। बाहर बहुत ज्यादा सर्दी थी। थोड़ी ही देर में कामिनी सेठ के घर पहुंच जाती है। सेठ का स्वभाव बहुत घमंडी था। वह आग के पास खड़ा अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। तभी उसकी नजर कामिनी पर पड़ी और वह उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, अरे कामिनी, तुम काम पर इतनी देरी से आ रही हो? मेरे आदमियों को ही देख लो, सुबह 6 बजे काम पर आ जाते हैं। लगता है तुम्हें काम की कीमत नहीं पता है। मुझे माफ कीजिए सेठ जी, आज ठंड बहुत ज्यादा थी कि जल्दी उठ नहीं पाई, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं जल्दी जल्दी सब काम कर दूंगी। अच्छा, बहाना बनाना तुम्हें अच्छे से आता है। जाओ चुपचाप काम पर लग जाओ। अगर आज काम में कोई भी गड़बड़ी हुई तो मैं तुम्हारा हिसाब किताब कर दूंगा। तुम्हारी जगह पर काम करने वाले बहुत बैठे हैं। सेठ की ये बातें सुनकर कामिनी को बहुत दुख होता है, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। यह उसकी मजबूरी थी। वह चुपचाप काम करने जा ही रही थी कि तभी सेठानी उसके पास आती है और कहती है, अरे आप इस बेचारी को क्यों डांट रहे हो? आपको दिखता नहीं बाहर कितनी ठंड है, फिर भी ये काम पर आई है। ये भी तो इंसान है, इस पर आपको जरा सी भी दया नहीं आ रही है। अरे भाग्यवान, इन लोगों को ज्यादा सर पर चढ़ाना ठीक नहीं है, नहीं तो ये कोई भी काम ठीक से नहीं करेंगे। कामिनी ने कुछ नहीं बोला और अपने बच्चे के बारे में सोचते हुए चुपचाप काम पर लग जाती है। उधर रघु ठंड से कांपते हुए जमींदार के खेत पर मजदूरी कर रहा था।
जमींदार अपने खेतों का काम कराने के लिए रघु और कुछ और मजदूरों को सख्त निगरानी में रखता था। अरे ओ रघु, काम ठीक से कर ले। ठंड के बहाने सुताने की कोशिश मत कर। तुम लोग काम करते हो, बूंद भर और पैसे चाहिए, घड़ा भर। अगर आज मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों को 1 रुपया भी नहीं देने वाला, समझे? हाँ जमींदार जी, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, बस ठंड थोड़ी ज्यादा है, इसीलिए हाथ पैर जम से रहे हैं। लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं आपका काम पूरा करके ही जाऊंगा। सुबह से काम करते करते रघु के हाथ पैर ठंड से अकड़ चुके थे और थकान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। लेकिन उसे अपनी पत्नी और बच्चे की बहुत फिक्र थी, इसलिए वह इतनी ठंड में भी जी तोड़ मेहनत कर रहा था। हे ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? तुम मेरी इतनी सर्दी में भी काम करना पड़ रहा है, और अगर मैंने काम छोड़ा तो जमींदार मुझे काम से निकाल देगा और फिर मैं घर कैसे चलाऊंगा? शाम होने को थी। रघु ठंड में किसी तरह काम निपटाकर घर लौटने की सोच रहा था, लेकिन तभी जमींदार ने उसे फिर से काम पर लगा दिया। अरे रघु सुन, आज ये काम पूरा करके ही घर जाना। अगर थोड़ा सा भी काम छूटा तो समझ तेरी नौकरी तो गई। ठीक है जमींदार जी, जैसा आप कहें। रघु चुपचाप फिर से काम पर लग जाता है। वह बेचारा कर भी क्या सकता था, मजबूरी उससे सब करवा रही थी। और उधर बेलापुर गांव में ठंड और कोहरे से सभी का बुरा हाल था। गांव का चौपाल, जहां अक्सर लोग बैठकर बातें किया करते थे, अब वह सुना पड़ा था और बेचारे गरीब लोग अपने अपने घरों में दुबक चुके थे। अब तो आग ही उनका एकमात्र सहारा था। गांव का बुजुर्ग कल्याण दास, जो अक्सर गांव वालों को इकट्ठा कर कोई न कोई उपाय बताता था, इस बार भी चौपाल पर पहुंचा। उसने 4-5 लोगों को इकट्ठा करके कहता है, सभी मेरी बात सुनो। इस बार ठंड बहुत भयानक है। अगर हम सब मिलकर कोई उपाय नहीं निकाले तो कई लोग इसकी चपेट में आ जाएं। हमें जंगल से और लकड़ियां लानी होंगी और हर घर में आग जलाने की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन काका, इतनी ठंड में जंगल में जाने की हिम्मत कौन करेगा? ठंड इतनी ज्यादा है कि हाथ पैर सुन पड़ रहे हैं और कोहरा भी है। जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढने में बहुत समय लग जाएगा। अरे बेटा, डरने से कुछ नहीं होगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। अगर हमने ठंड के आगे हार मान ली तो गांव के कई घरों के चूल्हे हमेशा के लिए ठंडे पड़ जाएंगे। फिर वे सब निर्णय लेते हैं कि सब लोग मिलकर जंगल से लकड़ियां लाकर सभी के घरों में लकड़ियां लाकर देंगे, जिससे कि सर्दी से बचा जा सके। दिन ढल चुका था। रघु अपना काम खत्म करके जमींदार के पास जाता है और कहता है, मालिक, मैंने सारा काम निपटा दिया है। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, वो मेरे बेटे के लिए सर्दी के कपड़े लेने थे। अभी तो पूरा महीना भी नहीं हुआ और तुमको पैसे चाहिए? कुछ दिन इंतजार करो, फिर मिलेंगे पैसे। जमींदार की यह बात सुनकर बेचारा रघु दुखी मन से घर की ओर चल पड़ता है और रघु को घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। अजी आ गए आप? इतनी देर कहाँ रुक गए थे? अरे भाग्यवान, वो मैं जमींदार के यहाँ गया था और मैंने पैसे मांगे, वो भी नहीं दिए। अच्छा कोई बात नहीं, आप सर्दी से कैसे कांप रहे हो? आओ हाथ सेक लो। फिर कामिनी रघु को रवि की तबीयत के बारे में बताती है। रघु ने रवि के चेहरे की तरफ देखा तो उसका चेहरा सर्दी और जुकाम से पूरा लाल हो गया है। इससे रघु चिंता में डूब गया। हे भगवान, यह सर्दी तो अब बर्दाश्त के बाहर हो गई है और आज घर में आग जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं हैं। जमींदार जी ने देर तक रोक लिया, इसीलिए लकड़ियां लाने का समय नहीं मिला। मैंने सोचा था कि आज सेठ जी से कुछ मदद मांग लूंगी, लेकिन वो तो आज मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। उन्होंने मेरी हालत तक नहीं देखी। किशोर लाल और विजय दास जैसे लोगों को हमारी तकलीफों से क्या मतलब? उनके घर तो हमेशा गर्म रहते हैं। हम गरीब लोग जैसे तैसे ठंड में भी अपना पेट पालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह लोग हमें इंसान तक नहीं समझते। कामिनी और रघु आपस में बतिया ही रहे थे कि तभी अचानक से रवि की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है।
हे भगवान, मेरे बेटे को अचानक से क्या हो गया? अजी देखो, रवि कैसे कर रहा है। भाग्यवान इसको बहुत तेज बुखार हो गया है। तुम रवि का ख्याल रखना, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। अजी मुझे बहुत डर लग रहा है। अजी वैद्य जी को जल्दी ले आओ, उनके घर से थोड़ी लकड़ी भी ले आना। आधी रात का समय हो चुका था। बाहर सर्दी इतना कहर ढा रही थी कि पूछो ही मत। रघु बहुत डरा हुआ था और इस भयानक ठंडी रात में वह वैद्य जी को लेने निकल पड़ता है। रवि, तेरे पापा वैद्य जी को लेकर आते ही होंगे। तुम टेंशन मत लो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। उधर रघु घर से थोड़ी ही दूर निकला ही था कि रास्ते में बहुत जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। रघु चारों ओर चिंताओं से घिरा उस भयानक बारिश वाली रात में बिना रुके चलते ही जा रहा था। उधर कामिनी का दिल रवि की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा घबरा रहा था। रवि की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं और उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। अरे क्या हुआ मेरे बच्चे, आंखें खोलो। अरे नहीं। जैसे तैसे रघु वैद्य जी के घर पर पहुंचता है, पर उनकी नसीब तो देखो, उस रात वैद्य जी अपने घर पर नहीं थे, शहर गए थे। उधर कामिनी इतनी जोर से चिल्लाती है, उसकी चीख उस भयानक काली रात की बरसात को चीरती हुई सीधी रघु के कानों में पड़ती है। ये चीख इतनी दर्द भरी थी कि हर सुनने वाले की रूह कांप जाती। इसे सुनकर रघु बहुत घबरा जाता है और वह अपने घर की तरफ दौड़ता है। हे भगवान, कामिनी इतनी जोर से क्यों चीख रही थी? भगवान करे कोई अनहोनी ना घटी हो। रघु बेचारा घबराया हुआ दौड़ा दौड़ा घर पहुंचता है। घर के अंदर जाकर जो देखता है, उसका कलेजा फट सा जाता है। अरे कामिनी, यह क्या हुआ? और रवि की आंखें क्यों बंद है? क्या हुआ रवि को? भगवान ने हमसे हमारा बच्चा छीन लिया। बेचारा नन्ही सी जान। रवि इस बेरहम सर्दी की लपेटों को नहीं सह पाया। उस बेचारे बच्चे की क्या गलती थी जो इस भयानक ठंड ने उसे अपने परिवार से अलग कर दिया। वे दोनों पति पत्नी उस बेरहम ठंड से हार चुके थे। उन दोनों की वह दर्द भरी चीख उस तेज बरसात को चीरती हुई पूरे बेएलापुर गांव में गूंज रही थी। उस रात की ठंड बहुत भयानक थी, जो अच्छे खासे की जान ले ले। वे दोनों पति पत्नी अपने बेटे के पास बैठे बैठे उसको खोने का शोक मना रहे थे। वे अपनी किस्मत को कोस रहे थे कि क्यों भगवान ने उन्हें इतना गरीब बनाया जो अपने बच्चे को ठंड से नहीं बचा सके। अगली सुबह गांव वाले रघु के घर आते हैं। रघु और कामिनी को अपने बेटे के साथ घर के अंदर एक दूसरे का हाथ पकड़े ठंड से जम चुके पाया। उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी, मानो उन्होंने अपने बेटे के पास पहुंचकर सुकून पा लिया हो। बेलापुर गांव के लिए ये एक और दुखी कर देने वाला दिन था। ठंड ने एक और परिवार को खत्म कर दिया। दोस्तों, हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे गरीब और लाचार लोग मिल जाएंगे जो मौसम की मार से अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। तो ऐसे लोगों की जरूर से मदद करें और हमें सपोर्ट करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे 1000 कंप्लीट करवा दो मोनेटाइज होने के बाद। इससे जो भी अर्निंग होगी नोजोटून्स चैनल उससे किसी गरीब की मदद कर पाएगा। धन्यवाद।